बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं और हम अपने बायोलॉजी के नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है द सेल। और इस सेल के अंदर हम लोग सेल के कंप्लीट डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल क्या होते हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों को, इन तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट को आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, सेल के बारे में आप लोगों की कोई ना कोई राय मौजूद होगी। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर सेल के हवाले से कुछ ना कुछ पढ़ा होगा कि सेल हम कहते किसे हैं। ठीक है। अगर मैं आपको सेल थ्योरी का एक पॉइंट जो है, बेसिक पॉइंट में अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिमाइंड करवाऊँ तो बेटा क्या होता है सेल का, कि हम लोग कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा भाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि हमारे पास सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी की बुनियाद रखता है। बेसिक किसे कहते हैं? बुनियाद को कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ जो क्या करे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दुनिया में लेकर आए या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाए। ठीक है, उसको हम सेल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दरअसल किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब मैं अगर आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दूँ, एक आपको जनरल एग्जांपल दूँ कि अगर आप, मैंने घर तामीर करना है, मैंने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, मैंने घर बनाना है, ठीक है, घर को कंस्ट्रक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ ही आपके पास क्या होती है? उसके पिलर्स होते हैं, उसकी बुनियाद होती है। जब वो पिलर्स ही मजबूत होंगे तब जाके आपका घर जो है वो मजबूत कहलाएगा। तो इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो पिलर का काम करते हैं वो सेल करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक घर को अगर तामीर होना होता है तो घर की जो बुनियाद होती है वो पिलर होते हैं, उनको हम पिलर कहते हैं। वो पिलर ही से हम लोग क्या करते हैं? अपने घर को बनाना, घर की मुरम्मत करना स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी यही मिसाल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अगर दुनिया में आना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में आने से पहले वो एक सेल की सूरत के अंदर होता है, और फिर वो सेल जो है वो क्या करता है? एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब वो सेल अगर किसी एनिमल का है तो हम अलग बात करेंगे कि वो कोई और जानवर बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी इंसान का सेल है तो फिर वो इंसान का बच्चा बनेगा। ठीक है, नहीं तो फिर किसी और जानवर का बच्चा भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं इस दुनिया में, जो कि हर वेराइटीज़ के आपने देखे होंगे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कैट है, डॉग हैं, ठीक है, काव, ये सब ये सारे के सारे किस पर मुश्तमिल होते हैं बेटा? सेल पर मुश्तमिल होते हैं। डिपेंड ही सेल के ऊपर करते हैं ये। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का यही मतलब होता है। अब मेरे पास दो किस्म के सेल आते हैं, ये बात याद रखिएगा। मेरे पास कितने किस्म के सेल आते हैं? मेरे पास दो किस्म के सेल आते हैं। अब वो दो किस्म के सेल कौन से हैं? अगर मैं उनकी बात करूं, उन दो किस्म के सेल्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो दो किस्म के सेल्स जो हैं, एक प्रोकैरियोट कहलाते हैं और एक यूकैरियोट सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक प्रोकैरियोट सेल कहलाते हैं। एक मिनट, सॉरी, मैं आपको प्रॉपर वे में समझा देता हूँ, ऐसे अलग अलग करके ना समझाते हैं। एक कहलाते हैं प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, हम वन बाय वन उनके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल अगर मैं आपको बताऊं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं दरअसल हमारे पास, ये वर्ड प्रो का प्रो जो है ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है? ये वर्ड प्रो, PRO, ये प्रो का जो मतलब है ना, इस प्रो का मतलब होता है, पहले इस प्रो का मतलब, या तो हम इसका एक मतलब ये निकालते हैं, इसकी मीनिंग ये निकालते हैं कि प्रो का जो मतलब निकलता है ये होता है फॉल्स। प्रो का क्या मतलब होता है? फॉल्स। ठीक है, प्रो, इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स। ठीक है, ये बात याद रखना, प्रो का क्या मतलब होता है? फॉल्स। ठीक है भाई। और कैरियोट का, कैरियोटिक का जो वर्ड है ये निकला है कैरियोट से। किससे निकला है? कैरियोट से। कैरियोट किसे कहते हैं? कैरियोट हम लोग कहते हैं बेटा दरअसल न्यूक्लियस को। इसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है,
कैरियोट किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनाऊं तो प्रॉपर पॉइंट्स अगर मैं इस पर मेंशन करूंगा, प्रॉपर पॉइंट्स अगर मैंने लिखने होंगे तो मैं इनको प्रॉपर पॉइंट्स के अंदर किस लेवल पे जाके इनको मेंशन करूंगा, किस तरीके से मैं इनको लिखूंगा। तो बेटा देखो, वन बाय वन मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि प्रोकैरियोट हमारे पास होते क्या है। प्रोकैरियोट, सबसे पहला पॉइंट प्रोकैरियोट के बारे में ये याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट हम लोग कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं विच डू नॉट कंटेन द ऑर्गेनिज्म, या हम लोग कहते हैं ये इनके पास जो होता है वो न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? सॉरी, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इनके पास मौजूद नहीं होता। ठीक है, इनके पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं, मैं आगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से आपको ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करवाऊंगा, ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी इतना याद रखो कि न्यूक्लियस दरअसल हमारे पास ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। ब्रेन ऑफ द सेल का क्या मतलब है? ब्रेन ऑफ द सेल का मतलब ये होता है कि हमारे पास इसका सेल का जो दिमाग है, ठीक है, सेल का हमारे पास दिमाग। अब क्या होता है बेटा, हमारी जिस तरीके से हमारी बॉडी को हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा बोलना, चलना, फिरना, ठीक है, देखना, ये सारे के सारे, इन तमाम की तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है हमारी बॉडी के? वो हमारा ब्रेन कर रहा होता है। सही है। अब अगर मैं आप बात करूँ इसके हवाले से कि न्यूक्लियस को मैं ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कह रहा हूँ, तो बेटा याद रखिएगा हमारा जो सेल है वो टोटली न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि कब इससे डिवाइड होना है। ठीक है, सारा का सारा जो मैकेनिज्म है, सारा का सारा फंक्शन है, सारी चीज़ें ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो वो जानदार जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता बट वो उनके पास सेल है, सेल है उनके पास, प्रॉपर सेल मौजूद है, बट उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। अगर उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो उन जानदारों को हम लोग, किसी भी जानदार जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो बेटा याद रखिएगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो प्रोकैरियोटिक सेल के या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के हवाले से आपने याद रखना है, वो ये याद रखना है बेटा कि हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं बेटा, आप कह देगा उनकी बॉडी के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज जो है वो क्या होते हैं? इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज क्या होते हैं? इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। जैसे भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज से मुराद मेरे पास क्या आएगा भाई? और सपोज मैं गोल्जी बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेल नॉर्मल जो मेरे पास सेल होता है उसमें अगर मैं बात करूँ, गोल्जी बॉडी है, इसके अलावा मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा मेरे पास जो है आप ये कह दो कि सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और डिफरेंट किस्म के सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं जिनको हम देखो, सेल के ऑर्गेनलीज का ही मतलब होता है जो सेल के हिस्से हैं, सेल के पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स ऑफ द सेल हैं, सेल के ऑर्गन्स हैं, उनको ऑर्गेनलीज कहते हैं। तो जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ये सारी की सारी चीज़ें इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ तो होती हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड का ये मतलब होता है कि एक ऐसी दीवार जो उन पार्ट्स की हिफाजत कर रही होगी, वो मौजूद नहीं होगा इनके पास। मतलब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, तो बेटा अगर इसके पास, प्रोकैरियोट के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो बेटा उसमें मेम्ब्रेन नहीं होंगी, मतलब कोई दीवार नहीं होगी, कोई प्रोटेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई उनके पास सामान नहीं होगा, साजो सामान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होते, एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। ठीक है, टोटली हमारे पास एब्सेंट होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की तरफ अगर मैं आता हूं, तो तीसरे पॉइंट के अंदर अगर मैं राइबोसोम्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो बेटा राइबोसोम्स जो होते हैं, हम लोग कहते हैं कि राइबोसोम्स आर फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, राइबोसोम्स आर फ्री इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स आर फ्री इन साइटोप्लाज्म का मतलब होता है
कि मेरे पास राइबोसोम क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से ना एक ग्रेन्यूल्स लाइक आपके तो दानेदार टाइप के ना हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं इस वे में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं वो। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, राइबोसोम्स की बात कर रहा हूँ। क्या होते हैं इनका काम? प्रोटीन बनाना होता है। और अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल के अंदर ये राइबोसोम जो होते हैं साइटोप्लाज्म में भी, लेकिन थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा साइटोप्लाज्म में नहीं होते, थोड़े बहुत साइटोप्लाज्म में अगर आपको मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं। ज़्यादातर जो राइबोसोम्स होते हैं, मैं एनिमल सेल की बार बार मेंशन कर रहा हूँ, एनिमल सेल में प्रोकैरियोट सेल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मेरे पास जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री नहीं होते। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म दरअसल बेटा सेल का जो लिक्विड होता है, या मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, जो सेल का पानी होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इनके जो प्रोकैरियोटिक्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर फेंके होते हैं। मिसाल इसकी ले लो कि आपने एक बाल्टी भरी है पानी की और आप उसके अंदर पत्थर डाल दो, ठीक है, मिसाल एक एग्जांपल के तौर पे, तुम आप क्या करो, पत्थर डाल दो उसमें, पत्थर डाल दो या कुछ भी ऐसी चीज़ डाल दो, ठीक है, डाल दिया, तो वो दरअसल यही हालात होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, के राइबोसोम बिल्कुल ऐसे ही फैले हुए होते हैं जैसे पानी के अंदर जो है आप उसको फेंक रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, बाल्टी के अंदर पानी भर के पत्थर फेंक दो तो फैले हुए होते हैं बिल्कुल, ठीक है, नीचे जाके बैठ जाएंगे और डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर आपको नजर आएगा क्या कोई यहाँ फैल गया, कोई एक साइड पे चला गया, ठीक है, क्योंकि साइड के ऊपर आपने फेंक दिया उस साइड पे चले जाएगा वो, इस वे के अंदर होते हैं ना। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनके जो साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर राइबोसोम बिल्कुल वैसे ही फैले हुए होते हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ, बिल्कुल पानी के अंदर, जैसे आपने पानी में पत्थर डाल दिया ना, वैसे ही आपको क्या आप कह दोगे वो फैले हुए, इस तरीके से फैले हुए होते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसके चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसका एग्जाम्पल लिख दो। तो एग्जाम्पल के अंदर हम इसकी बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? वो आप लिखोगे भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी एग्जाम्पल के अंदर आता है बैक्टीरिया, ठीक है, एंड साइनोबैक्टीरिया। आप अपने उसमें पढ़ेंगे बाकायदा बैक्टीरिया को, परेशान नहीं होइएगा कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वन बाय वन हम लोग हर चीज़ को डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स के अंदर। इनका सेल इस तरीके से होता है, देखो ये सेल की फॉर्मेट होती है इनकी, ये सेल इस तरीके से आपको बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है, और यहाँ बीच के अंदर जो है इनका न्यूक्लिक एसिड इनके पास होता है ना, अब ये यानी जो इनका डीएनए होता है या आरएनए होता है, वो इस तरीके से बीच में आपके पास होगा, ठीक है। और ये आरएनए, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ, डीएनए सॉरी, ये डीएनए की अगर मैं बात करूँ ना, तो एनिमल सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इनके पास प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये बीच के अंदर पड़े हुए होंगे पानी के अंदर, सही है। अच्छा, ये मैं आपको रेड से बना के दिखा रहा हूँ, ये रेड वाले जो है ये इस तरीके से राइबोसोम इसके अंदर फ्री होते हैं, ये इस वे के अंदर फैले हुए होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है भाई, ये तरीका होता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स हमारे क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। बाकी वो फ्लैजिला इनके पास होता है, फिर वो बहुत सारे इनकी बॉडी के पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन हैं, ठीक है, ये सारे के सारे उनके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बहुत बहुत चीज़ें हैं हमारे पास हैं और पढ़ने को। लेकिन जब हम बैक्टीरिया को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे दिखने में होता है, उनके स्ट्रक्चर एक एक पार्ट का हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बेसिक जस्ट एक नॉलेज दी है इसके हवाले से। तो ये तो था हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल की, ये तो प्रोकैरियोट था ना, अब हम लोग आते हैं ज़रा अपने यूकैरियोटिक सेल की तरफ। यूकैरियोटिक सेल की तरफ आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है बेटा? यूकैरियोटिक सेल के बारे में याद रखना, ये जो वर्ड यू है, EU, इसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब निकला है कैरियोट से। कैरियोट का वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो कैरियोट का मतलब ही हमारे पास न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा इनके अंदर बेटा? हमेशा प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस क्या होगा हमेशा इनके अंदर? न्यूक्लियस
प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाएगा, बाकायदा इनके अंदर न्यूक्लियस होगा। और फिर न्यूक्लियस के बाद जो है आप ये कह दो कि हमारे पास बाकायदा उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए होता है, ठीक है भाई, डीएनए उसके अंदर पाया जाता है और डीएनए की प्रोटेक्शन के लिए होता है पूरा का पूरा न्यूक्लियस हमारे पास, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर